नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग जो राष्ट्र गौरव है, जो एडिशनल पेपर है, इस राष्ट्र गौरव का पार्ट 3 करने वाले हैं। वैसे इसके पहले हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप उसके दोनों पार्ट्स है ना, पार्ट जो फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है वो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा, वो देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी, क्योंकि अभी इसका एक पार्ट में और लाना है ताकि वो वीडियो आप तक आसानी से जल्दी पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज, जो आपका इकोसिस्टम है इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं। वैसे ये जो पार्ट है हम बता दें कि इस पार्ट में हमने जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड किया है ना, जो पार्ट फर्स्ट किया है उस पार्ट फर्स्ट में जो आपकी यूनिट है वो फर्स्ट एंड सेकंड कवर है। जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हमने जो है आपकी जो यूनिट थर्ड है वो यूनिट थर्ड कवर की है। और ये जो हम अभी करंटली कर रहे हैं पार्ट थर्ड, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 4, है ना। जो पार्ट 4 लेके आएंगे उस पार्ट 4 में कवर करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 शॉर्ट यूनिट है ना, तो ये सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट में अलग अलग यूनिट्स हैं, उनका अपना इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो ही सारा सिलेबस कवर होने वाला है। क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज, इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इकोसिस्टम क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ प्लांट्स ओनली है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स ओनली है, या फिर सॉइल एंड वाटर ओनली है। तो देखिए, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में क्या है कि आसपास जो भी जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन सब का जो ग्रुप होता है, इनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसे ही एग्रीगेट रूप से हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो जो आपका इकोसिस्टम है ये क्या होगा, इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, है ना। जो लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट है, उनका आपस में जो इंट्रैक्शन है वो कहलाता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म इकोसिस्टम है वो पहले किसने कॉइन किया था। तो देखिए, इसके पहले जो वीडियोस है उसमें भी कहीं क्वेश्चन आया है, जो टर्म इकोसिस्टम है उसको पहले किसने कॉइन किया है, टैंसले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट, कौन सा इसमें से अबायोटिक कंपोनेंट है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया या फिर वाटर। तो देखिए, प्लांट्स हैं, एनिमल है, बैक्टीरिया, इनके अंदर कहीं ना कहीं ये कैसे, ये सारे के सारे बायोटिक होते हैं। क्या होते हैं, बायोटिक, जिनके अंदर कहीं ना कहीं जीवन चीजें पाई जाती हैं। अब बायोटिक कौन है, वाटर जो है ये आपका कैसा है, ये आपका अबायोटिक है। क्या है, ये आपका अबायोटिक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स इज एन इकोसिस्टम आर, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इकोसिस्टम में क्या होते हैं, है ना। जैसे हम लोग जो इकोसिस्टम पढ़ते हैं इसमें जो कुछ प्राइमरी होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, मींस प्राइमरी होते हैं उनको कोई खाता है, फिर तीसरा आता है वो उनको खाता है। अलग अलग लोग जो है अपना जो फूड चेन है उस फूड चेन में बंधे हुए होते हैं। तो कहा गया है कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं इस इकोसिस्टम में, हार्बिवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कार्निवोर्स मांसाहारी होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं। तो देखिए, जो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी कौन होते हैं, प्राइमरी होते हैं आपकी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होंगे कौन होंगे, वो ग्रीन प्लांट्स होंगे। यही प्राइमरी भी होते हैं, ये भी प्राइमरी भोक्ता होते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, इनको टिड्डा खाता है ना, फिर टिड्डे को छिपकली खाती है, फिर छिपकली को मेढक, फिर मेढक को सांप, इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। नेक्स्ट है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर जनरली, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जनरली कैसे होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, हार्बिवोर्स होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं। तो देखिए, जो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, ग्रीन प्लांट्स क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद आपका प्राइमरी आएगा, प्राइमरी कौन आएगा, प्राइमरी ये कैसे होते हैं, ये आपके हार्बिवोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, हार्बिवोर्स होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है। ये कैसे होंगे, शाकाहारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर्स इंक्लूड्स, जो डिकम्पोजर होते हैं वो किसमें शामिल है, फंगी एंड बैक्टीरिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स,
मैमल्स। उसी खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में, है ना, जो लास्ट का है, जब उसकी डेथ होती है ना, जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, उसके शरीर जो धीरे धीरे जो अर्थ में इसमें डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। डिकम्पोज को कौन करेगा? वो उसकी खत्म करने का काम, उसको ऑब्जर्व करने का काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स करते हैं। और ये डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? ये होती है आपकी फंगी और बैक्टीरिया। कौन? फंगी और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है वो कैसा होता है? साइक्लिक होता है, चक्रीय होता है, वन वे होता है, रैंडम होता है, या रिवर्सिबल होता है? तो देखिए, जो एनर्जी फ्लो है एक इकोसिस्टम में, है ना, वो जो एनर्जी फ्लो है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जो जाता है, वो एनर्जी फ्लो कैसा होता है? वो एक्चुअली में वन वे होता है। कैसा होता है? वन वे होता है। कैसा होगा? वो वन वे होगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज। अर्थ में जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है? फॉरेस्ट पे, डेजर्ट में, ओशियन में, या ग्रासलैंड में? तो देखिए, अगर लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ पूछे तो वो हमारा पाया जाता है कहाँ? ओशियंस में, महासागर में। कहाँ? ओशियंस में, महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो कैसे कैरेक्टराइज करते हैं हम, है ना? फॉरेस्ट इकोसिस्टम आखिर क्या है, इसकी विशेषता क्या है? स्पर्स वेजिटेशन होता है, डेंस ट्री कवर होता है, एब्सेंस ऑफ एनिमल होता है, या हाई सैलिनिटी होती है? देखिए, फॉरेस्ट की जब हम बात करेंगे, भाई फॉरेस्ट कहाँ होगा? जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे का मतलब है वहां पे क्या होंगे? डेंस ट्री कवर होगा। क्या होगा? डेंस ट्री कवर होगा। तो जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो दरअसल कैसा? डेंस ट्री कवर होता है। कैसा होगा? डेंस ट्री कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज। जो घास भूमि है पारितंत्र की प्रमुख वनस्पति, जो हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं उसमें जो मेन वेजिटेशन है वो कौन सी है? शरब्स हैं, झाड़ियां हैं, ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं, या एल्गी है? देखिए, नाम ही रखा गया है उसका, पूछा गया है क्या? ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड होगा तो जाहिर सी बात हो, जो अवेलेबिलिटी होगी, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी होगी, ज्यादा उपलब्धता होगी, वो किसकी होगी? घास की होगी, है ना? मींस जो हम ग्रासलैंड की बात करें तो उस इकोसिस्टम में जो डोमिनेंस होता है वो किसका होगा? घास का, ग्रास का होगा। ठीक है। वैसे अभी तक अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि 70 से 80% यूजर्स ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट इकोसिस्टम रिसीव्स एनुअल रेनफॉल लेस देन। जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, जो डेजर्ट एरियाज हैं, मरुस्थली हैं, वहां पर जो एनुअल रेनफॉल होती है नॉर्मली कितने से कम होती है? 25 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स, 200 सेंटीमीटर्स, या 300? तो देखिए, इनको जो रेनफॉल एनुअल मिलती है वो कितनी मिलती है? वो 25 सेंटीमीटर से भी कम मिलती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्वाटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स। जो जलीय परितंत्र, जल में रहने वाला जो इकोसिस्टम है इसमें क्या क्या शामिल है? पॉन्ड, लेक, ओशियन, या ऑल ऑफ दिस? तो देखिए, एक्वाटिक की अगर हम बात करेंगे तो एक्वाटिक में तो भाई पॉन्ड भी शामिल होगा, अभी तो जलीय है। लेक भी शामिल होएगी, ओशियन भी शामिल होंगे। मतलब सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या रेफर करती है? जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, वैरायटी ऑफ सॉइल है, वैरायटी ऑफ मिनरल्स है, या वैरायटी ऑफ रॉक्स है? तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी वहां होगी, उसको कहते हैं जहां पर अलग अलग लाइफ के लोग, अलग अलग तरीके के लोग एक साथ एक एरिया में सरवाइव करते हो। मीन्स
ये क्या होगी? ये होगी आपकी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीवों की अलग अलग प्रजातियों की जो विविधता है वो एक साथ अपना सर्वाइवल करती है, उसे कहा गया है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है कि विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वेरिएशन विद इन स्पेसीज, कि किस प्रजाति के भीतर विविधता को क्या कहते हैं। अगर किसी प्रजाति है, कोई स्पाइसीज स्पेशली है, उसके अंदर अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई एक स्पेसीज, सपोज हमने अल्फा स्पेसीज ले ली है ना, अब इनके अंदर अगर हम डाइवर्सिटी अगर देखते हैं तो उसे क्या कहोगे? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहोगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहोगे, स्पेसीज डाइवर्सिटी कहोगे, या लैंडस्केप? तो देखिए, ना तो इकोसिस्टम होने से ना तो लैंडस्केप, बचे दो ऑप्शन, जेनेटिक एंड स्पेसीज। हम ऑलरेडी इसको है ना डिवाइड कर चुके हैं किसमें? वेरिएशन विद स्पेसीज के बारे में। तो जब पर्टिकुलर स्पेसीज पहले कर लिए तो अभी स्पेसीज डाइवर्सिटी भी नहीं बचेगा। अभी क्या बचेगा? एक पर्टिकुलर स्पेसीज के अंदर अगर हम डाइवर्सिटी देखते हैं तो उनके अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी वो डाइवर्सिटी दरअसल कैसी होती है? जेनेटिक होती है। तो जो सही आंसर होगा इसका क्या होगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज, भारत को मान्यता प्राप्त है कैसी? मतलब इंडिया को कैसा क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी पुअर नेशन, मेगा डाइवर्सिटी नेशन, डेजर्ट नेशन, या आइलैंड नेशन। तो देखिए, हम कहते हैं ना कि इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, हमारा बहुत सारे डाइवर्स जो बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं, बहुत ज्यादा रामसर साइट्स हैं, इसलिए इंडिया क्या है? इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स नेशन। इंडिया कैसा? मेगा डाइवर्स नेशन है। सुंदरवन डेल्टा है, बहुत सारे डाइवर्स रीजन्स हमारे पास हैं, बहुत सारी रामसर साइट्स हैं। मुझे लगता है 100 से ज्यादा रामसर साइट्स इंडिया में आजकल हैं जिनको कंजर्व किया जाता है, बिकॉज ऑफ इंडिया इज अ नेशन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है कि इंडिया पॉजेसेस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड में जितनी टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसका कितना परसेंट इंडिया पॉज करता है? इंडिया के पास है 2.4%, 10%, 15%, 20%। तो देखिए, टोटल जो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है उसका इंडिया के पास जो परसेंटेज है वो कितना है? 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? डार्विन ने, नॉर्मन मार्स ने, ऑडम ने, या हेकेल ने? तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है नॉर्मन मायर्स ने। किसने? नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन सा है? वेस्टर्न घाट, थार डेजर्ट, इंडो गैंगेटिक प्लेन, या डेक्कन प्लेटू? तो देखिए, हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ना, वो पाई जाती यहाँ इंडिया के मैप में, यहाँ मतलब सबसे ज्यादा पाई जाएगी आपकी वेस्टर्न घाट में। कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच हॉट स्पॉट इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, कि कौन सा जो हॉट स्पॉट है वो इंडिया और उसके पड़ोसी देशों में फैला हुआ है? हिमालयन, सहारा, आर्कटिक, या अमेजन? तो देखिए, इंडिया का ऐसा कौन सा हॉट स्पॉट जो नेबर्स से भी हम शेयर करते हैं वो है हमारा हिमालयन। कौन सा? हिमालयन, क्योंकि हिमालयन हम हिमालय की जो चोटी है ना, वो हम शेयर करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल के साथ ही शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो अगर आप देख के आए होंगे तो वहां पे हम लोगों ने इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करी है। इन सीटू जहां पर जो जीव जंतु हैं वो जहां रहते हैं, उनका जो बेसिक आवास है वही अगर कंजर्व करें तो इन सीटू कहलाता है, और एक्स सीटू तब है जब हम उनको उनके बेसिक जो उनका घर है वहां से निकाल के किसी दूसरी जगह कंजर्व करें तो एक्स सीटू कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है एक्स सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स, एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या शामिल है? नेशनल पार्क देखिए इन सीटू है, कैसा? इन सीटू है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सिटू है, बायोस्फीयर रिजर्व भी उन्हीं का इन सिटू है। कौन सा? जो बोटेनिकल गार्डन है, वनस्पति उद्यान, जहां पर हम एक आर्टिफिशियल अलग से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जहां उन्हें रखा जाता है, तो ये कहलाता है आपका एक्स सिटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स, इन सिटू कंजर्वेशन अब क्या होगा? कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, कंजर्वेशन इन जू, देखिए जू में करेंगे तो एक्स सिटू हो जाएगा, लेबोरेटरी में करेंगे तब भी एक्स सिटू होगा, और म्यूजियम में करेंगे तब भी। ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के हैं। इन सिटू का मैंने कहा था कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसी में कंजर्व करना इन सिटू कहलाता है। तो इन सिटू का एग्जाम्पल कौन होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एयर पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, जो वायु प्रदूषण है वो किसे प्रभावित करता है? एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फीयर को, लिथोस्फीयर को, या बायोस्फीयर को? तो देखिए जो एयर पोल्यूशन है वो जाहिर सी बात है किसको अफेक्ट करेगा? वो करेगा आपके एटमॉस्फेयर को। किसको? एटमॉस्फेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर सोर्स ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन इज, जो मेजर सोर्स है अर्बन एयर पोल्यूशन का वो क्या है? व्हीकल है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है। देखिए अर्बन पूछा है, शहरों में पूछा है, तो शहरों में ना तो एग्रीकल्चर है, ना तो फिशरीज है, ना फॉरेस्ट्री। मेन रीजन कौन है शहरों में? इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है कब? कंप्लीट कंबशन पे, जब किसी चीज का कंप्लीट कंबशन हो तब होती है, इनकम्प्लीट कंबशन पे होगी, फोटोसिंथेसिस पे होगी, या रेस्पिरेशन पे होगी। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं है ना, वो कब होती है? जब किसी भी चीज में जो हम फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं और उसका कंप्लीट कंबशन ना हो। जिससे बहुत सी गाड़ियां देखते हैं जो धुआं फेंक रही होती हैं, उसमें क्या है? जो बहुत ज्यादा धुआं फेंक रही हैं उनमें इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, इसलिए धुआं फेंक रही हैं। और वो धुआं क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय, जब बहुत दिनों के बाद जब बारिश ना हुई और बहुत टाइम बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब बारिश होती है तो कहा जाता है उस बारिश में नहीं भीगना चाहिए क्योंकि नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि वो रेन एसिड रेन कहलाती है, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं होती है। तो क्या होता है उस टाइम? जो ये आपका सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड SO2 एंड NOx जो है ना, ये क्या होता है? वो जो एटमॉस्फेयर उसमें कलेक्ट होती रहती है, फिर जब पहली बारिश होती है तो उसके साथ गिरती है, तो ये नुकसानदायक होती है। तो इसका मेन रीजन क्या है? किसके कारण होती है? SO2 एंड NOx की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? पहली बात तो हमको ओजोन लेयर मालूम होनी चाहिए। ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ फैली हुई है, जो कि जो अल्ट्रा वायलेट जो सन रेज हैं, यूवी सन रेज हैं, इनको रोकने का काम करती है, ताकि नुकसानदायक जो रेज हो पृथ्वी तक ना आ पाए, इनको रोकने का काम करती है। अब ये लेयर पाई कहाँ जाती है? हमारी अर्थ की अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे टोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो ये ओजोन लेयर कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज, ओजोन डिप्लीशन क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो लगातार डिप्लीशन होती चली जा रही, कम होती चली जा रही, उसका रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, इनकी वजह से जो ओजोन लेयर है हमारी वो लगातार कम होती चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वाटर पोल्यूशन किस वजह से होता है? इसका कारण क्या है? इंडस्ट्रियल एफल्यूएंट्स की वजह से होगा, सीवेज की वजह से होगा,
एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से होगा या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो वाटर पोल्यूशन है वो आपके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से भी होता है, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, जो केमिकल्स है वो पानी में फेंक दिए जाते हैं, नदियों में नालों में मिला दिए जाते हैं, सीवेज की वजह से भी होता है और एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से भी होता है। मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BOD स्टैंड्स फॉर, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए पहली चीज तो BOD क्या है? BOD एक्चुअली में जो वाटर प्योरिटी है, वाटर को मेजर करने का एक मेथड है BOD। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए BOD का BOD, BOD का फुल फॉर्म, B का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई BOD इंडिकेट, जहां पर हाई BOD होती है तो क्या इंडिकेट करता है? क्लीन वाटर को, पॉल्यूटेड वाटर को, डिस्टिल्ड वाटर को या सैलाइन वाटर को? तो अभी बात की थी, हमने कहा था BOD क्या है? वाटर की प्योरिटी को मेजरमेंट करने का एक तरीका है। अगर हाई BOD है, क्या है? हाई BOD है, इट मीन्स क्या होगा? हाई पॉल्यूशन होगा। हाई BOD मीन्स हाई पॉल्यूशन। तो अगर BOD ज्यादा है तो इसका मतलब वाटर कैसा होगा? पॉल्यूटेड वाटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है उन्हें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, यूट्रिफिकेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ। यूट्रिफिकेशन होता है लेकिन किसकी उपस्थिति में ज्यादा होता है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर हाइड्रोजन के। ठीक है। यूट्रिफिकेशन किसकी वजह से होगा? पहली चीज तो हमको यूट्रिफिकेशन मालूम होना चाहिए, है ना। अब यूट्रिफिकेशन क्या होगा? ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर अब वाटर बॉडी, यूट्रिफिकेशन मींस वो प्रोसेस जहां पर अ वाटर बॉडी becomes overly enriched with nutrients। ठीक है। जहां पर क्या हो कि जो वाटर बॉडी है वो इनरिच हो जाए, किससे? न्यूक्लियर इनरिच हो जाए न्यूट्रिएंट से। तो किसकी वजह से होगा? ये नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, या हाइड्रोजन की। तो देखिए ये होगा आपके नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सॉइल पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय। जो सॉइल पोल्यूशन है मेनली किस वजह से होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड की वजह से, रेनफॉल की वजह से, विंड की वजह से, या सनलाइट की वजह से। तो देखिए हम सबको पता है कि सॉइल पोल्यूशन कब होगा? जब हम एक्सेसिव यूज करेंगे किसका? पेस्टिसाइड का। हम जितना ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज करते जाते हैं, बहुत ज्यादा वाटर, ग्राउंड वाटर को से सिंचाई करते हैं, तो ग्राउंड वाटर से सिंचाई करेंगे तो सैलिनेशन बढ़ेगा, और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो धीरे 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 जो सॉइल पोल्यूशन है बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि Which of the following is a non-biodegradable pollutant? निम्न में से कौन सा एक non-biodegradable pollutant है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, लीव्स। ठीक है। तो देखिए कौन जो अपघटित, जो खत्म ना हो, इतनी जल्दी खत्म ना हो, तो कौन होती है? हम सबको पता है प्लास्टिक इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बायो एक्यूमुलेशन रेफर्स टू। जो बायो एक्यूमुलेशन है उसका क्या मतलब है? एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन ऑर्गेनिज्म है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, या वाटर कंजर्वेशन है। देखिए बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है, भाई एक्यूमुलेशन है, बायो एक्यूमुलेशन तो जाहिर सी बात है एक्यूमुलेशन होगा किसका? मगर एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका जो एक्यूमुलेशन है वो कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि डॉट इज एन एग्जांपल ऑफ, सॉरी, डीडीटी इज एन एग्जांपल ऑफ। जो डीडीटी है ये किसका एग्जांपल है? तो देखिए जो डीडीटी है ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है आपके इंसेक्टिसाइड का। क्या होता है? कीटनाशी होता है। कौन? डीडीटी। आई होप आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरीन पॉल्यूशन अफेक्ट्स मेनली, जो समुद्री प्रदूषण है वो मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? ओशियन एंड सीज को, माउंटेन्स को, फॉरेस्ट को या ग्रासलैंड्स को? तो देखिए नाम ही है मरीन पॉल्यूशन, है ना, समुद्री प्रदूषण। तो जाहिर सी बात है अगर मरीन पॉल्यूशन है तो किसको इफेक्ट करेगा? ये करेगा आपके ओशियंस एंड सीज को, महासागर एवं समुद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर सोर्स ऑफ मरीन पोल्यूशन इज, जो मरीन पोल्यूशन इसका मेजर सोर्स क्या है? ऑयल स्पिल्स, एफोरेस्टेशन, इरिगेशन या माइनिंग? तो देखिए हमें पता है कि जो मरीन पोल्यूशन है इसका लेना देना ना तो माइनिंग के साथ, ना इरिगेशन के साथ, ना एफोरेस्टेशन के साथ। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑयल स्पिल्स के साथ। जो बहुत सारे टैंकरों में, इन सब में जो ऑयल स्पिल्स होती है, जो वेस्टेज मरीन में, सीज में, रिवर्स में फेंक दिया जाता है, उसकी वजह से क्या आता है? मरीन पोल्यूशन फैलता है। नेक्स्ट है कि थर्मल पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ, जो थर्मल पोल्यूशन है उस रिजल्ट होता है किसके? डिस्चार्ज के। हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के हॉट वाटर से, कोल्ड एयर, रेन वाटर या ग्राउंड वाटर? तो देखिए जो थर्मल पोल्यूशन, हम जानते हैं ना कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, इनमें इतनी हीट होती है, उसको कूल करने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है ना। जब कूल करते हैं तो वाटर हॉट हो जाता है और उसे बाद में, है ना, बाहर निकाला जाता है, तो वो पोल्यूटेंट है। क्या है? ये करता है पोल्यूटेंट। कैसे? हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। कैसे? हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्मल पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, थर्मल पोल्यूशन मेनली किसे अफेक्ट करता है? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को, या डेजर्ट प्लांट्स को, या बर्ड्स को, या सॉइल माइक्रोब्स को? तो देखिए थर्मल पोल्यूशन, अभी बात की थी, थर्मल पोल्यूशन से क्या निकलता है? हॉट वाटर। क्या? हॉट वाटर। जब हॉट वाटर है तो जाहिर सी बात है किस पे इंपैक्ट डालेगा? ये डालेगा आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को, जो जलीय जीव है, जल में रहने वाले हैं, उनके ऊपर ही फर्क डालेगा, उन्हें ही उन्हें डिस्टर्ब करेगा, उनके एनवायरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, जो नॉइस पोल्यूशन है वो हम किससे मेजर करते हैं? पास्कल से, डेसिबल से, जूल से, वॉट से? तो हम सब लोग जानते हैं कि जो नॉइस पोल्यूशन है वो डीबी में मेजर किया जाता है। डीबी मींस डेसिबल में, किसमें? डेसिबल में मेजर करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि WHO रिकमेंड्स रेजिडेंशियल नॉइज लेवल अराउंड। WHO ने रिकमेंड किया है कि जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ हम सब लोग रहते हैं आसपास, वहाँ जो नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज का जो लेवल है, डेसिबल लेवल कितना होना चाहिए? 55 dB, 100 dB, 120 dB या 150? तो देखिए रहने के आवास के आसपास जो शोर शराबा होना चाहिए वो 55 डेसिबल या इससे कम होना चाहिए, इससे ऊपर नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई नॉइज कैन कॉज, अगर लंबे समय से, है ना, आपकी ध्वनि के लंबे संपर्क से, क्या आपकी, अगर लंबे समय तक आप ध्वनि ऊंची आवाज सुन रहे हैं तो क्या हो सकता है? हेयरिंग लॉस हो सकता है, बेटर आई साइट होगा। देखिए आई साइट थोड़ी ना बेटर होगी ध्वनि से, ना तो फास्ट ग्रोथ होगी, ना तो इम्प्रूव मेमोरी होगी। क्या होगा? अगर बहुत देर तक ऊंची आवाज में सुनते हैं तो हेयरिंग लॉस होगा, सुनने की क्षमता में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, जो न्यूक्लियर पोल्यूशन है, नाभिकीय प्रदूषण, वो किसकी वजह से होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, या वाटर वेपर की वजह से? तो हम सबको पता है न्यूक्लियर पोल्यूशन कैसे होगा? न्यूक्लियर पोल्यूशन होगा आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर, अगर हम रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं, रेडिएशन से अफेक्ट होते हैं, तो कौन सी डिजीज होती है? कैंसर,
मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड। तो देखिए रेडिएशन से क्या होगा, अभी कैंसर और मलेरिया कॉलरा तो नहीं होगा रेडिएशन से, सॉरी मलेरिया कॉलरा टाइफाइड तो नहीं होगा, ये तो बुखार है ना। तो रेडिएशन से क्या होता है, रेडिएशन से खतरा होता है किसका, कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट स्टेप इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो फर्स्ट स्टेप वो है वो क्या है, सेग्रीगेशन, इंसिनरेशन, लैंड फिलिंग या डंपिंग। तो देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होता है, ये होता है आपका सेग्रीगेशन। क्या होता है, सेग्रीगेशन, पृथक्करण। हमें क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसको पहले क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जब कूड़ा वाला आता है ना, कहते हैं गीला गीला कचरा गीला कूड़ा अलग डब्बे में, सूखा कूड़ा है सूखा कचरा अलग उसमें, है ना, और जो मेडिकल वेस्ट होता है उससे अलग। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वेस्ट से पहले उसे हम सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड, जो बायोडिग्रेडेबल है, जैव अपघटन जो बायोडिग्रेड हो जाए, उसमें कौन कौन शामिल है, वेजिटेबल पील, सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक बॉटल, ग्लास या मेटल कैंस। तो देखिए प्लास्टिक बॉटल, ग्लास और मेटल कैंस ये अपने मन से वेस्ट नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, क्योंकि वेजिटेबल पील, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये जगह अगर डाल देंगे कहीं फेंक देंगे तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होकर अपने मन से खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, निम्न में से कौन सा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन ये बायोडिग्रेडेबल होता है, पेपर भी होता है, लकड़ी भी होती, कौन, प्लास्टिक जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कौन, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोस्टिंग इज यूज्ड फॉर, जो कंपोस्टिंग है उसका उपयोग किया जाता है कहाँ, ऑर्गेनिक वेस्ट ट्रीटमेंट में, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल में, मेटल रिसाइकलिंग में या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए कंपोस्टिंग हम कहाँ यूज करेंगे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट ट्रीटमेंट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके कंपोज करके हम उसे खाद या फर्टिलाइजर जैसे यूज करते हैं, तो कंपोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस, वर्मी कंपोस्टिंग जो भी एग्रीकल्चर एरिया से जुड़े हैं या जिनको स्टडी किए या जिन्हें मालूम है थोड़ा बहुत कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, कि जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, ये एग्रीकल्चर एरियाज में उस समय क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको है ना चेंज कर देते हैं, क्या है, डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो कहाँ यूज की जाती है, कौन उपयोग किया जाता है उसमें, उसमें आपके यूज किया जाता है अर्थवर्म्स, केचुओं का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड जो 50 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा द 3 आर्स स्टैंड फॉर, जो 3 आर है वो कि उसका मतलब क्या, 3 आर का मतलब क्या, कैसे स्टैंड करते हैं। तो देखिए जो 3 आर्स हैं, है ना, ये इन 3 आर का मतलब होता है रिड्यूस, वेस्ट रिड्यूस करना, रीयूज करना चीजों को, और रीसाइकिल, क्या, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल, तीनों किस ऑप्शन में है, इसमें तो रीड है नहीं होगा, अब पहले ऑप्शन में रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसाइकलिंग हेल्प्स इन, जो रिसाइकलिंग है वो किसमें हेल्प करती है। तो देखिए रिसाइकलिंग किसमें हेल्प करेगी, रिसोर्स कंजर्वेशन में, रिसोर्स डिप्लेशन में, पोल्यूशन इंक्रीज करने में तो नहीं करेगी, ना तो डिफॉरेस्टेशन में करेगी, ना तो रिसोर्स डिप्लेशन में करेगी। रिसाइकलिंग जब हम करते हैं तो रिसोर्स कंजर्वेशन में मदद करती, क्या होता है, रिसोर्स कंजर्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिटरी लैंडफिल इज अ मेथड ऑफ, जो सैनिटरी लैंडफिल है ये एक विधि है किसकी, वेस्ट डिस्पोजल की, वाटर प्यूरिफिकेशन की, एफॉरेस्टेशन की या इरिगेशन की। तो देखिए जो सैनिटरी लैंडफिल है ये एक मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, किसका, वेस्ट डिस्पोजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी, जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली ट्रीटेड एंड डिस्पोज करना चाहिए, थ्रोन इन रिवर्स, देखो नदियों में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसमें संक्रमित सुइयां भी होती हैं, है ना, और केमिकल्स भी होते हैं तो नहीं फेंकना चाहिए, मिक्स विद फूड वेस्टेज एंड बर्न ओपनली, ओपनली जलाया भी नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनका प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए और इन्हें डिस्पोज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ई वेस्ट रेफर्स टू, ई वेस्ट का मतलब क्या है? अब जहां जहां पे हम लोग शब्द ई इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो ई का सिंपल सा मतलब होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक। और हम वेस्ट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या हो जाएगा? ई वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेड एंड मरकरी, है ना, यहाँ पे लेड होना चाहिए था, लेड एंड मरकरी और कॉमनली फाउंड, जो लीड एंड मरकरी है कॉमनली कहाँ फाउंड किए जाते हैं? ई वेस्ट में, कंपोस्ट में, फॉरेस्ट लिटर में या काउ डंग में। तो देखिए ना तो काउ डंग में, ना तो कंपोस्ट में, ना तो फॉरेस्ट लिटर में, कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाते हैं आपके ई वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्बन वेस्ट, शहरों में जो वेस्टेज है, इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम, वो मुख्यतः कहाँ से उत्पन्न होता है? सिटीज एंड टाउन से, फॉरेस्ट से, डेजर्ट से, ओशियन से। तो देखिए अर्बन शहरों में ये सब होता ही नहीं, ना तो फॉरेस्ट मिलेगा, ना डेजर्ट मिलेगा, ना ओशियन मिलेगा, क्या मिलेगा? सिटीज एंड टाउन्स मिलेगी, तो आपको वहीं से जनरेट होगा ई वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इंडस्ट्रियल वेस्ट का वेस्ट कहाँ से उत्पन्न होता है? अब जाहिर सी बात है, इसका हमें कोई लॉजिक खास नहीं लगाना, इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो कहाँ से आएगा? इंडस्ट्रीज से आएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है मेनली किसकी वजह से होता है? हम सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ये होता है किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। किससे? ग्रीन हाउस गैसेस से। नेक्स्ट है द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी होती है? हम सबको ये भी पता है कि मेजर ग्रीन हाउस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? सबने वर्ड पढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो हमारी अर्थ देख रहे हैं आजकल कितनी गर्मी हो रही है, इसका रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। लगातार जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या होगा? इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, जो आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल था वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से है, वाटर कंजर्वेशन से है, या फॉरेस्ट मैनेजमेंट से है। तो देखिए जब हम बात करेंगे ना क्योटो प्रोटोकॉल की, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये रिलेटेड है आपकी किससे? क्लाइमेट चेंज से। किससे? क्लाइमेट चेंज से। कि क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसलिए थोड़ा सा इसको और समझना जरूरी है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है एक्चुअली ये अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड इन 1977, अडॉप्टेड इन 1997 एंड इंटरिंग इनटू फोर्स इन 2005। और अगर पूछे कब इंटर हुआ तो 2005 में, है ना। इसका जो टारगेट क्या था, ये कोशिश करता था कि इसका टारगेट था कि इमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो इमिशन है वो क्या हो? कम हो जाए। और ये एक लिंक है ना, इट इज ट्रीटेड, द ट्रीटी इज लिंक्ड टू, ये जो ट्रीटी है क्योटो प्रोटोकॉल, ये ट्रीटी लिंक्ड है किसके साथ? ये आपका लिंक्ड है UNFCCC। अब ये UNFCC क्या होती है? देखिए UNFCCC, UNFCC क्या है कि ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ये प्रोटोकॉल किससे लिंक्ड है तो UNFCCC से लिंक्ड है। और UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए।
देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए पहली बात तो हम लोग बात करते हैं कौन सी गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस की, किसकी, ग्रीन हाउस गैसेस की। और उस ग्रीन हाउस गैसेस में कौन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफॉरेस्टेशन मीन्स वनीकरण। देखिए वनीकरण, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वनों को काटना, तो एफॉरेस्टेशन क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट है ना। एफॉरेस्टेशन वनीकरण, वनों को लगाना मीन्स प्लांटिंग ट्रीज, क्या हो जाएगा, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधों को लगाना, वृक्षारोपण करना, क्या हो जाएगा आपका एफॉरेस्टेशन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, अब बहुत आसान है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जो चिपको मूवमेंट था वो कहाँ से था आपके, वो आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन से था। इसके पहले भी वीडियोस में क्वेश्चंस में कई बार डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, जो साइलेंट वैली मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से, स्पेस रिसर्च से, या एग्रीकल्चर से, या फिर एजुकेशन से। देखिए जो साइलेंट वैली मूवमेंट है, जाहिर सी बात है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से। किससे, इट रिलेट्स विद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना। एंड एक्चुअली है क्या कि ये जो आपका साइलेंट वैली मूवमेंट है ना, इट वाज अ मेजर 1970s कैंपेन। ये जो 1970s का जो कैंपेन था, एक मेजर कैंपेन है 1970s का, है ना, जिसका क्या था, एम्ड एट सेविंग द साइलेंट वैली। साइलेंट वैली थी उसको सेव करना, है ना। इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था एट एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन केरला। बेसिकली इसको क्या था, प्रोटेक्ट करना था, किसको, साइलेंट वैली को, कहा, केरला में, ठीक है। 1970s का एक प्रोटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज कंडक्टेड बिफोर, है ना। इसका आकलन कब किया जाता है, बिफोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, विकास परियोजनाओं से पहले, एग्जामिनेशन से पहले, इलेक्शन से पहले, या सेंसस से पहले। तो इन तीनों ऑप्शंस का कोई मतलब ही नहीं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसी भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उससे पहले किया जाता है कि उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक्चुअल में इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असेसमेंट करती है कौन, EIA उसका असेसमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एम्फसाइज्ड बाय, जो सतत विकास था इसकी अवधारणा को प्रमुखता किसने दी थी। तो देखिए जो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इस कॉन्सेप्ट की किसने बात करी थी, इसकी बात करी है ब्रुटलैंड कमीशन ने। ये क्वेश्चन भी इसके पहले कई बार कराया जा चुका है। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस, सतत विकास का क्या अर्थ होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसके पहले जो 2 पार्ट्स हमने वीडियोस के अपलोड किए हैं उनमें कई बार आया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मतलब ही होता है कि हम अपनी आज की जरूरतें पूरी करें बिना भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान किए, मींस टू मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बेस्ट मेथड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इज, पोल्यूशन कंट्रोल का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, प्रिवेंशन एट सोर्स, डंपिंग वेस्ट, बर्निंग वेस्ट, इग्नोरिंग पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन को इग्नोर नहीं करना, ना तो वेस्ट बर्न करना, ना तो डंप करना। क्या होगा कि जहां से, जिस सोर्स से वो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा हो, हम उस सोर्स पे ही क्या करें, प्रिवेंट कर दें। जहां से वो जो पोल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है उसी पे हम रोक लगा दें, वही प्रिवेंट कर दें, तो पोल्यूशन क्रिएट ही नहीं होगा। इट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द पोल्यूशन। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, प्रिवेंशन एट सोर्स। जो सोर्स है वहीं पर क्या किया जाए, रोकथाम कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर यूज करते हैं तो क्या हेल्प करती है, क्या रिड्यूस करने में हेल्प करती है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड रेनफॉल। देखिए जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, अपने जो निजी वाहन है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम्स अगर उनका यूज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो व्हीकल्स होते हैं, है ना, उनके यहाँ से स्मोक निकलता है, वो क्या करता है, वो एयर पोल्यूशन फैलाता है। क्या करता है, वो एयर पोल्यूशन फैलाता है। तो अगर हम व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात कौन सा पोल्यूशन कंट्रोल होगा, एयर पोल्यूशन होगा। क्या होगा, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है स्विचिंग ऑफ
अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हेल्प्स इन, जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस है जब उनको हम बंद कर देते हैं, जैसे हमारा यूज बंद होता है, मतलब जैसे अगर रूम से बाहर निकलते हैं तो लाइट बंद कर दें, फैन कर दें, या जिस चीज़ का हम यूज नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, तो तुरंत उसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो उससे क्या सहायता मिलती है, क्या हेल्प मिलती है ना? एनर्जी कंजर्वेशन में, वाटर पोल्यूशन में, सॉइल इरोजन में, या नॉइस पोल्यूशन में। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, जैसे यूज बंद हो जाएगा उसे बंद कर देंगे, तो हमें उससे क्या मिलता है, एनर्जी कंजर्वेशन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स हेल्प्स इन, कि प्लास्टिक बैग की जगह पर जो क्लॉथ बैग्स है उनका यूज करना करना किस चीज में हेल्प करता है। देखिए प्लास्टिक बैग जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते, ये इतनी जल्दी अब डिग्रेड नहीं होते, जबकि जो क्लॉथ बैग्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो प्लास्टिक की मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक की जो चीजें हैं, उनको रिप्लेस करके ऐसे आइटम्स यूज कर रहे हैं, प्रमोट किया जा रहा है जो बायोडिग्रेडेबल हो। काहे के लिए? क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपका पोल्यूशन रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूसिंग पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूजफुल फॉर, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो वर्षा का जल है, जो बारिश होती है, उसको जब हम रिजर्व करते हैं, संचित करते हैं, तो किस में हेल्प करता है? तो ये भी किस में हेल्प करेगा, क्योंकि उसको हम रिजर्व करते हैं, तो ये भी हेल्प करने वाला है आपके वाटर कंजर्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन पोल्यूशन प्रिवेंशन, जो एक इंडिविजुअल पर्सन है उसकी क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है पोल्यूशन प्रिवेंशन में, है ना? फॉलोइंग 3 Rs को फॉलो करना, कंजर्विंग रिसोर्स को कंजर्व करना, सेव करना, सुरक्षित करना, रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए 3 Rs में भी होती है एक पर्सन की भूमिका, एक इंडिविजुअल पर्सन की। कंजर्विंग रिसोर्सेज, वो रिसोर्स भी कंजर्व करता है, जैसे अभी बात करी गई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, यूज द क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, है ना। जो रेन वाटर रेन हार्वेस्टिंग करना, है ना, इन सब से क्या मिलता है, हम कम रिसोर्स कंजर्व करते हैं, एंड रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन, और हम वेस्ट जनरेशन कम से कम करते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, तीनों मीन्स ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, हमारा जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करना, उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट ओनली, केवल सरकार की है? एनजीओज ओनली, केवल एनजीओ की है? सिटीजन्स ओनली, सिटीजन्स की, या फिर एवरीवन? तो देखिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का ठेका, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ना तो केवल सरकार ने ली है ना, केवल सरकार ने नहीं ली, लेकिन सरकार की भी है, लेकिन ना तो केवल एनजीओ ने ली है, बट एनजीओ की भी है, और ना तो केवल सिटीजन्स ने ली है, लेकिन सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन्स किसी एक की ना होकर के ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, एवरीवन। ये जो पार्ट थर्ड है हमारा, ये इसका थर्ड पार्ट था इस राष्ट्र गौरव का। इसके 2 पार्ट्स और हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।